बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अफगानिस्तान के साथ सीज़ फायर जो है वो जारी है। 48 घंटे का टाइम था, 24 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इस सीज़ फायर के दौरान आज एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि आज फिर फितनुल खादी के दहशत गर्दों ने महमद के इलाके में जो है वो दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया और तकरीबन 50 से ज़ायद दहशत गर्द जो है उन्हें पाक फौज ने जहन्नम वासल कर दिया गया है। फौरी कार्रवाई की गई। ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। जारी बात है, अफगान तालिबान जो है इन दहशत गर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से ये दहशत गर्द जो है दरअंदाजी करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं और केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर आकर दहशत गर्दी करते हैं। सीज़ फायर के दौरान जो है ये हरकत होना एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक तरफ तो अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर यह सीज़ फायर हुआ था और दूसरी तरफ जो है आज इस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए दहशत गर्द जो है दाखिल हुए पाकिस्तान में, जिन्हें आज जहन्नम वासिल किया गया है। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जो है वो भी निशानदेही करती है कि अफगानिस्तान जो है वो दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाह है, जहाँ पर दहशत गर्दों को सहूलियत फराहम की जाती है और वो पाकिस्तान में बाकी ममालिक में जो है जाके दहशत गर्दी करते हैं। ये सूरत किस तरफ जा रही है? क्या ये सीज़ फायर जो है वो कायम रह सकेगा? सवाल ये पैदा होता है कि इतने सालों से जो है वो अफगानिस्तान का ये मसला चला आ रहा है। और अफगानिस्तान में अगर देखा जाए तो नाज़रीन, मैं बात करूंगा अपने जो हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी कि अफगानिस्तान के पास कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई और ऐसा ज़रिया आमदन नहीं है। और ज़रिया आमदन जो है उनके मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि पैसा दें और काम करवाएं, और पैसा दे के जो मर्जी करवा लें, दहशतगर्दी करवाएं, टारगेट किलिंग करवाएं, जो मर्जी करवा लें। ये भी अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ एक परसेप्शन है और इसके कई शवाहिद भी मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है जॉर्ज सलीम साहब ने, आप साबिक़ सेक्रेटरी खारजा हैं, और हमें ज्वाइन किया एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, दिफाई तजर्बाकार हैं। सर, आपका शुक्रिया दोनों का। जॉर्ज सलीम साहब, मैं सर आपसे दरियाफ्त करना चाह रहा हूँ कि सूरत हाल आपके सामने है। चाइना भी चाहता है कि खित्ते में अमन हो, कतर भी चाहता है खित्ते में अमन हो, लेकिन जो कतर एग्रीमेंट है उस पर कोई जो है उस पर अमल दरामद नहीं होता। कतर में जाते हैं, एग्रीमेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान लाशें उठाता है। पाकिस्तान बार बार ये शिकायत करता है, शवाहिद फराहम करता है, डोजियर देता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को रोका जाए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से, लेकिन नहीं रोका जा सकता। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है, पर ये कोई नई रवश नहीं है। ये देखें, तालिबान की जो पहली टर्म थी या पहली हुकूमत थी उनकी, जो जब अमेरिकन ने जिसको ओवरथ्रो किया था, वो भी यही कर रहे थे। उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप्स को सारे पनाह दी हुई थी, बल्कि वहीं से फिर आपने देखा कि 9/11 हुआ, फिर उसके बाद अमेरिका जो है नाराज हो के फिर जाहिर है इन्वेड किया अफगानिस्तान को। अभी भी जब ये इस बार भी जब ये पावर में आए हैं, उससे पहले बहुत सी कमिटमेंट्स किए थे, बहुत से वादे किए थे कि नहीं अब हम बदल गए हैं, ये तालिबान 2.0 जो है ये मुख्तलिफ हैं, और ये बहुत से अंदाजे लगाए गए थे। लेकिन हकीकत ये है कि कोई वो कुछ भी नहीं बदला। वही उसी तरह अफगानिस्तान में अभी भी बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं, वहां पे उनको पूरी स्पेस है, बल्कि सपोर्ट है, पूरी फ्रीडम है वहां से ऑपरेट करने की। और जितने भी वादे वो उन्होंने किए हैं, उसे पाकिस्तान से नहीं किए बायलैटरली, ये रीजनली भी किए, बेशक वो चाइना हो, रशिया हो, ईरान हो, इन सब मुल्कों से। अभी देखें, एक ट्रायलैटरल मीटिंग हुई थी चाइना में, जहां उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे ईरान के जो है, और वहां पे तो बहुत ही सीरियस किस्म की वादे भी किए गए और आगे के प्लान बनाए गए, बहुत सारे इक्तिसादी। और उसके बाद ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। असल में आपने जिस चीज की तरफ इशारा किया वो ठीक है कि देखिए, उनकी एक वॉर इकॉनमी बन चुकी है बहुत अरसे से अफगानिस्तान में, और ये वॉर इकॉनमी जो सी है उसमें उनको सूट करता है कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे जो है। और ये टेररिस्ट जो तंजीमें हैं, पहले भी देखें अलकायदा उनको उस वक्त भी जब पहले थे वो उनको बहुत ज्यादा फंडिंग करते थे। अभी भी ये जो है ना उनकी एक वॉर इकॉनमी चल रही है। ये दहशतगर्द तंजीमें जो है उनसे कई किस्म की उनको फंडिंग मिलती है, फिर वो उनको सपोर्ट करते हैं। अब हिंदुस्तान जिस तरह इसमें पड़ा है, तो हिंदुस्तान तो बहुत अरसे से ये हम सबको मालूम है कि वो हिंदुस्तान जो है वो फंडिंग भी करते हैं, वो इंटेलिजेंस सपोर्ट भी देते हैं, वो असले की सपोर्ट भी देते हैं इन सारी तंजीमों को। इसलिए आपने देखा कि वो हिंदुस्तान अब दोबारा से कितना नजदीक होना शुरू हो गया अफगानिस्तान के। तो ये अब इसमें जो है ना, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि इसकी कोई आसान, इसका कोई हल नहीं है, ना ही कोई ऐसी सिल्वर बुलेट जिसको कहते हैं ना
अंग्रेजी में कि आप एक ही बार कोई ऐसी चीज कर लें, जिस तरह कुछ दिन पहले एक मैं इंटरव्यू में था तो एक डिफेंस एनालिस्ट ने कहा कि जिस बार हम एक ही बार इसको खत्म कर लेंगे इस मसले को, जो है ना काइनेटिक ऑपरेशंस के जरिए, लेकिन मैंने कहा कि ये हो नहीं सकता। ये अनफॉर्चुनेटली जो है ना, ये फाइट और टॉक जो है पहले भी होता रहा है और ये आगे भी इसी तरह होगा अनफॉर्चुनेटली। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान उनके लिए कॉस्ट बढ़ाना शुरू कर देगा। ये जो दहशतगर्दी वो करवा रहे हैं उसका हम कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे तो उससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारे पास जो लेवरेजेस हैं उसमें ये काइनेटिक ऑपरेशन जो है ये बहुत अहम एक लेवरेज है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी हैं। इक्तिसादी लेवरेज है, ट्रांजिट ट्रेड जो है पाकिस्तान उनको फराहम करता है, बल्कि उनके लिए पूरी दुनिया से जो ट्रेड करने का सबसे आसान रास्ता है वो पाकिस्तान से है। ईरान के थ्रू तो देखें वहां पे तो सैंक्शंस लगी हैं, बाकी जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं उनसे भी उस तरह की कोई राउट नहीं बनता जितना आसान और जितना इकोनॉमिकल राउट उनका पाकिस्तान से बनता है। तो इसके अलावा फिर देखें पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक क्लाउड है इस वक्त दुनिया में, देखिए पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है इस वक्त, और वहां पे जो इस वक्त कई ऐसी सैंक्शंस कमिटीज हैं जो तालिबान से भी मुतालिक है, पाकिस्तान उनको क्लियर कर रहा है इस वक्त। तो पाकिस्तान अगर चाहे तो वहां पे उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकता है। तो इसी तरह जो है रीजनल अगर अप्रोच की बात करें तो ये सारे मुल्क पाकिस्तान के साथ हैं, बेशक हम रशिया की बात करें पाकिस्तान के साथ हैं सर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन वही बात के पैसा दें और काम करवा लें। खालिद साहब, जैसे कि इंडिया से भी कई आवाज़ें उठती हैं कि जी अफगान तालिबान को पैसा दे, कैश दे के हम जो मर्जी करवा लें, और आप वही इंडिया जो है वो कर रहा है, उन्हें फंड फराम कर रहा है, उन्हें असला फराम कर रहा है, उन्हें सपोर्ट फराम कर रहा है। तो पाकिस्तान ने तो हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया खालिद साहब, लेकिन आगे से हमें जो है वो बुलेट मिली, आगे से हमें जो है लाशें उठाना पड़ी सर। रोहित साहब बहुत शुक्रिया, और मैं आपके व्यूअर्स को अपनी एक इमोशनल कनेक्शन बताता चलूं कि जब मैं यंग ऑफिसर था 80s में जी। तो पहली ड्यूटी मेरी जो लगी थी वो पेशावर बेस पर लगी थी, एज अ फाइटर स्क्वाड में जो पोस्टिंग हुई थी। तो वहां पर उस वक्त ये जो महाजरीन थे ये अफगानिस्तान से नए नए आए थे, हमारे इलाके में टेंटों में रहते थे। सोवियत यूनियन के फाइटर जहाज इन पर बमबारी करने आते थे, कोशिश करते थे, और हम एज अ फाइटर पायलट हमारा मेजर टास्क ये होता था कि इनको प्रोटेक्शन देना और सोवियत यूनियन के जहाजों को मार भगाना। ठीक है, और ये उस वक्त कम बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने अपनी जमीन दी, हमने अपनी एयरफोर्स डेडिकेट की वेस्टर्न बॉर्डर पर, कि हम इनके बाद में हमारे बाकी जहाजों ने हमने 9 सोवियत यूनियन के जहाज तबाह किए, एक हैरेसमेंट पैदा करने के लिए, एक डेटरेंस पैदा करने के लिए सोवियत जहाजों के लिए, कि अगर वो आप यहां आएंगे तो हम आपको ये हिट बैक करेंगे। तो हम तो इनकी ये प्रोटेक्शन, हम तो एयर प्रोटेक्शन देते रहे इनके कैंपों को। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये, हिस्टोरिकली 40 साल में आपने देखा, 45 सालों में अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है जो मिस्टर साहब भी कह रहे थे, क्योंकि उनके पास एक इकोनॉमी अपनी है नहीं, उनके पास अपनी इंडस्ट्री नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई एग्रीकल्चर नहीं है, उनके लिए ये बड़ा सूट करता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज रहो। तो सॉरी टू यूज पैशन कैरी है कि आप पैसे दें हमें ले जाए जहां के लेके जाना है, तो ये उस पर शायद उनकी थ्राइव करती है उनकी इकोनॉमी, और ये इनके लिए सोर्स है। जब आप पैसा लेने के लिए तैयार हो, फिर सेगमेंट दुनिया के आपके लिए आ जाते हैं पैसे लेकर। पहले बहुत सारे मिडिल ईस्ट मुल्कों ने इसको सपोर्ट किया था जब वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी हुकूमत के लिए अगेंस्ट सोवियत यूनियन, फिर अमेरिका। अभी हिंदुस्तान को अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मई के महीने में 2025 इसी साल वो कुछ नहीं कर सके हमारे खिलाफ ईस्टर्न बॉर्डर पर, तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत महंगा सौदा नहीं है, चंद $1 बिलियन देकर अगर हम वेस्टर्न साइड पर बैकयार्ड पे दरवाजा खोल देते हैं पाकिस्तान का एंग्जाइटी का, तो 2 प्रॉम पाकिस्तान को लड़ना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी जाहिर है इतनी काबिल फख्र नहीं है, तो हम जाहिर है चाहेंगे भी नहीं। तो मैं अभी भी ये चाहूंगा एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी कि ये हमारी प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं है, ये ऑब्लिगेशन थी जो हमने किया है। हमने एक प्राइस बता दी है इन मुजाहिदीन को और खास तौर पर तालिबान को कि अगर आप ये जारी रखेंगे इस तरह की तो आपको एक प्राइस देनी पड़ेगी। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मेरा ख्याल है हमें इसको सेटल करके आगे चलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान ये सेलिब्रेट कर रहा है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन जो है वो मेरा दोस्त है। वो आपने देख लिया 8-9 दिन का ट्रिप उन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर को कहा है। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, लेकिन इसके आई थिंक वे फॉरवर्ड कोई पॉजिटिव निकालना चाहिए। लेकिन इसका हल क्या है सर? फिर वही ये तो चलता रहेगा, जैसे एम्बेसडर जॉर्ज सलीम साहब ने ये कहा कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहेगा। फिर यही है कि इंडिया तो उसकी सपोर्ट करता रहेगा, फिर ऐसे फंड फ्राहम करता रहेगा और वो आते रहेंगे, जैसे आज भी हमने 50 दहशतगर्द मारे हैं।
जी बलोच साहब, आपने ठीक कहा। जब इतनी मैसिव फंडिंग होती है और एक ऐसा मुल्क जिसको चाहिए ही डॉलर चाहिए, तो वो तो किसी भी कीमत पर आपका काम कर देते हैं। लेकिन हमने समझदारी का मुजाहरा करना है कि हमारी एक, जैसे मैंने कहा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम मर्डरिंग पे और कत्लो गारत और दहशतगर्दी जितनी वो कर रहे हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन आप ये भी तो एग्री करेंगे कि सबसे ज्यादा जो जब से हमारी वेस्टर्न साइड पर टेंशन हुई है, सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान के स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिटिशियंस और मिलिट्री लीडर्स को है। उनको पता है कि जो काम हम नहीं कर सकते, हमने पैसे देके बाहर से दूसरे से करवा लिया है, तो आया हमने इसका हॉस्टेज बनना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बलोच साहब आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप किसी डिक्लेयर्ड दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ते हैं और एक फॉर्मल जंग में जाते हैं या कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं, जैसा हमारा हिंदुस्तान के साथ अभी मई में हुआ है, तो एक डिक्लेयर्ड इंटेंशंस होती हैं, डिक्लेयर्ड कैपेबिलिटी होती है और आमतौर पर डिक्लेयर्ड उसकी ड्यूरेशन हो जाती है या बाद में डिक्लेयर हो जाती है कि इतने दिन तक जंग हुई। उसके बाद लोग अपने अपने यूनिट में चले जाते हैं। जो गुरिल्ला वॉरफेयर होती है और ये जिससे कि टेररिज्म की वॉर होती है, इसके अंदर देखिए ना ड्यूरेशन डिसाइडेड होती है कि कितने साल चलेगी, ना चॉइस ऑफ वेपन्स आपका होता है कि आपने कैसे करेंगे क्योंकि दुश्मन ने आपके खिलाफ कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, ना टाइमिंग आपकी मर्जी की होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेटिंग स्ट्रैटेजी दुश्मन की या टेररिस्ट की अपनी होती है। तो आया हमारी इकोनॉमी प्लस मिलिट्री इतनी पावरफुल है कि हम सस्टेन्ड कई सालों तक लड़ सकें, जबकि हिंदुस्तान ये चाहेगा कि हम यही करें और इसी में एंगेज रहें ताकि एम्ब्रॉयल रहें। और वो सो कॉल्ड जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस साहब कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करेंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए वो एनवायरमेंट चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस स्ट्रेच हो जाएं दोनों तरफ, इकोनॉमी जाहिर ड्रेन हो इनकी दोनों तरफ, और जाहिर है इसका हम भरपूर किसी वक्त भी फायदा उठा लें। तो मैं एज अ कूल माइंडेड स्ट्रैटेजी का स्टूडेंट होने के नाते ये अर्ज कर रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम डरपोक होकर करें। हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है, एक हमने काबिलियत दिखाई है, दूसरा हमने अपना हौसला दिखाया। हिंदुस्तान को मई में दिखाया था, इनको अक्टूबर में दिखा दिया है, तो उसके बाद हमें आगे चलना चाहिए। दोनों मुल्कों को जो है हमने अपना दिखा दिया है कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज क्या है। इस सारी सूरत का खित्ते पर क्या असर पड़ेगा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जॉर्ज साहब, जैसे मैंने पहले जो है वो बात की कि अब जारी बात है, पहले जो है हिंदुस्तान के साथ, हमारे इंडिया के साथ जंग थी, हमने वो जंग जीती, उसे शिकस्त थी। अब अफगानिस्तान का जो है वो सेक्टर खोल दिया गया है हमारे लिए। तो चाइना खित्ते में कतर है, बाकी ममालिक हैं, मशरिक़ वस्ता के बाकी मुल्क हैं, तो इस सारी सूरत हाल का खित्ते पर असर क्या पड़ेगा? देखिए, इस खित्ते में तो खैर जाहिर है कि इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, लेकिन देखिए टेररिज्म जो है ना वो एक मुश्तरका दुश्मन है इन सारे मुल्कों का, और इसीलिए जो है बहुत सारी जो है फोरम्स भी बने, जिसे मैंने कहा ट्राइलेटरल फोरम, क्वाड्रिलेटरल फोरम, फिर एससीओ जब बना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो जब उसको शुरू किया गया तो प्री एमिनेंटली वो एक जो है ना सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर शुरू हुई थी, जिसमें एक मैकेनिज्म था रैट्स के नाम से, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, जो अभी भी है और वो खास वो जो है ना वाइब्रेंट है। तो उसका मकसद यही था कि टेररिज्म जो है खत्म की जाए, और ये इसका मतलब ये था कि जो सारे मेंबर कंट्रीज थे एससीओ के, सबको ये टेररिज्म से खतरा है। बल्कि अब तो जो अफगानिस्तान में हो रहा है उस टेररिज्म से जिस तरह को इमर्ज कर रही है, उसमें अलकायदा भी है, आईसिल भी, ऐसे ग्रुप्स हैं जिससे कि वेस्ट को भी खतरा है, मगरबी जो अक़वाम है उनको भी इवेंचुअली उससे काफी खतरा हो सकता है। तो इसलिए ये कोई पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है, ये सबके लिए है, रीजन के लिए है, पूरे रीजन को अफेक्ट करता है। अच्छा, मैं इसमें ये बात भी करूंगा कि जो अभी कोमोडोर साहब ने कहा, मैंने अच्छी बात की कि देखें इसका जो है, एक तो खैर ये है कि जैसा मैंने कहा था कि हमने कॉस्ट बढ़ाया उनके लिए, उनको बता दिया कि देखिए अगर आप ये करेंगे तो फिर ये कॉस्ट होगा, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह उन्होंने कहा कि ये चीज क्योंकि एक वॉर इकोनॉमी है उनकी और उनको सूट करता है, और फिर क्योंकि हिंदुस्तान बीच में आ जाता है जब रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए, तो एक सस्टेनेबल वो चीज बन जाती है। उसमें हमें फिर मेरे ख्याल उनका इशारा जो था, शायद वो साफ लफ्जों में नहीं कह सके कोमोडोर साहब, वो ये था कि हमें कोई इस तरह की जो है ना वो कोई विन विन सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी, इस तरह के म्यूचुअल इंसेंटिव्स बनाने पड़ेंगे, जिससे अफगानिस्तान को भी समझ आए कि देखें उसमें आपको इतना फायदा नहीं है अगर आप कनेक्टिविटी की तरफ जाएंगे। अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा जो है ना वो रेयर अर्थ मेटल्स या रेयर मेटल्स जिसको कहते हैं वो बहुत ज्यादा हैं, पाकिस्तान में भी हैं। अच्छा, उसमें बहुत ज्यादा जो मगरबी ममालिक हैं वो इंटरेस्टेड हैं, चाइना बहुत इंटरेस्टेड है। तो अब वो और बहुत से देखें वो एनर्जी जो कॉरिडोर के मंसूबे हैं वो सारे रुके पड़े हैं इसी वजह से कि वहां पे इंस्टेबिलिटी है। तो अगर इस तरफ जो है अगर हम उनको रियलाइज करा सकें कि आपका भला जो है वो हिंदुस्तान का अलायकार बनने में नहीं है, बल्कि आपका भला इस चीज में ज्यादा है
कि आप कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ आए, आप एक स्टेबल एनवायरनमेंट करें जहां पे ये सारी माइनिंग प्रोजेक्ट्स हो सकें, जहां पे इन्वेस्टमेंट बाहर से आ सके, जहां पे ये जो एनर्जी कॉरिडोर्स बन सकें। तो ये किसी तरह हमें उनको बावर कराना होगा, क्योंकि जब अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वहां पे क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं, हम तो सर बावर करा करके थक गए हैं जॉर्ज साहब, हम तो अब कई सालों से बावर करवा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमने दूसरा भी तो ट्राई किया ना, वो तो हम 20-25 साल से पे जो लड़ाई कर रहे हैं वो भी तो बहुत पुरानी बात है ना, कोई मतलब उसका भी तो कोई खातिर खाओ। जिस तरह उमर साहब ने कहा, ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर होती है ना, उसका मसला ये होता है कि उसका आपको पता नहीं होता कि कितने साल चलेगी, दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है। देखिए 18 साल वहां पे अमेरिकन रहे हैं, एक टाइम पे 1,60,000 फौज थी उनकी उधर, उसके बावजूद वो रेजिस्टेंस खत्म नहीं कर सके थे। तो इसलिए वो भी जो है ना उस किस्म की, सिर्फ अगर आप वो काइनेटिक स्ट्रेटेजी पे बहुत ज्यादा फोकस करें तो वो भी नहीं चलती इस किस्म की सिचुएशन में। इट हैज टू बी जो है ना, इट हैज टू बी द राइट मिक्स, जो है ना, एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी ही करनी पड़ेगी। तो ये ठीक है कि हमने बहुत सी चीजें जो है वो आजमा के देख ली है, लेकिन मे बी वी हैव टू फाइंड द राइट मिक्स, बिकॉज जो है ना, आप देखें जिस तरह मैंने कहा कि फाइट और टॉक तो होगा, जो है ना, कुछ लोग शायद ये समझ रहे थे कि बातचीत जो सी है आगे जाके हम नहीं करते और सिर्फ एक ही वो, लेकिन वो बात भी नहीं उससे बनती। बाकी सारे मुल्क जो है उनका मशवरा भी है, और हम खुद भी समझते हैं कि देखें जहां पे वो जंग करना चाहेंगे हम जंग करेंगे, लेकिन वो मतलब जो है ना उसके बाद सीज़फायर जब होगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं डायलॉग तो होगा। इवेंचुअली तो बात जो सी है वो डायलॉग पे ही सेटल होती है आके। आपको पहले जो है उनको बताना पड़ता है कि देखिए ये कॉस्ट है आपके लिए। डायलॉग तो सर वाइड हल है ना कि किसी भी सूरत का जो है उसको डायलॉग। खालिद साहब, जैसे हमने इंडिया हमसे बड़ा दुश्मन है, बड़ा मुल्क है, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें शिकस्त दी, और वो शिकस्त दी जिसे पूरी दुनिया तस्लीम करती है। अफगानिस्तान के पास सर क्या कैपेबिलिटी है, कितने फौजी हैं, कितनी ताकत है कि वो पाकिस्तान के सामने खड़ा हो गया है? और पाकिस्तान, जारी बात है, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, बड़ी फौज है, बड़ी एयरफोर्स है, बड़ी नेवी है, तो डू यू थिंक कि अफगानिस्तान इस काबिल है कि पाकिस्तान के सामने ठहर सके? उसका थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिएगा सर। देखिए बलोच साहब, अफगानिस्तान का पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, बगैर ऑलमोस्ट उनकी एयरफोर्स नहीं है, उनकी लैंड फोर्सेस बहुत चंद हजारों में है, नेवी क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो उनकी स्ट्रेंथ का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनकी एक ही स्ट्रेंथ है, मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, नॉट एथिकल ग्राउंड्स पर या डिप्लोमेटिक ग्राउंड पर नहीं कह रहा। उनकी एक ही स्ट्रेंथ है, उनकी स्ट्रेंथ ये है गुरिल्ला वॉरफेयर, जो वो 150-200 साल से लड़ते आ रहे हैं। आप नोट करें 1893 में उन्होंने पहले ड्यूरेंट लाइन साइन की थी ब्रिटिश के साथ, और ये आज का नहीं है उनका रेंट पे। मैं आपके व्यूअर्स का हिस्टोरिकल एक बता देता हूँ। ये अब तकरीबन 183 साल पुरानी बात है, 1843 की बात है, शायद 42 की। 20,000 ब्रिटिश सोल्जर, जब यहाँ पे हुकूमत थी ब्रिटिश की, वहां पे उस वक्त एमिरेट स्टेट होती थी अफगानिस्तान की, तो 20,000 लोग ट्रैप हुए। उन्होंने काबुल से जलालाबाद आना था, 20,000 सोल्जर्स ने। वहां पहले उनको स्ट्रिप किया गया, नकदी ले ली गई, पैसे ले लिए गए, सब कुछ ले लिया गया और जाने दिया गया। रास्ते में उनको कत्ल कर दिया जाता और थ्रेट किया जाता कि जो बचा है देते जाओ। वो करते करते, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि सिर्फ एक कर्नल ने सर्वाइव किया था और जो जलालाबाद पहुंचा था, और रास्ते में हर लूटने वाला ये कहता था कि तुम्हारे पास अभी बहुत कुछ है, मुझे दे दो। तो ये मैं 183 साल पुरानी आपके सामने हिस्ट्री रख रहा हूं कि ये उनके पास उस वक्त भी कैश नहीं था, उनके पास भी उस वक्त भी कैश और ज्वेलरी स्टॉक थे, और आज भी वही है। तो कैपेबिलिटी कि ये है अनफॉर्चुनेटली कि जब उनको कोई इंगेज करता है, फाइनेंशियल फंडिंग करता है, और खासतौर पर ताजा हिंदुस्तान अगर रहा है तो उसको तो बहुत सूट करता है। तो देखिए, एम्बेसडर जॉर्ज साहब बिल्कुल एग्री करेंगे मेरे से कि जब दो मुल्क के लोग फॉरेन मिनिस्टर आपस में मिलते हैं तो वो अपनी बातें करते हैं। वो कहते हैं हम आपको ये देंगे, आप, और यहां क्या हो रहा था, हम दोनों मिलकर पाकिस्तान का क्या इलाज करेंगे। एक कह रहे हैं हिंदू कुछ पहाड़ों से ऊंची हमारी दोस्ती है, हमारा दुश्मन कॉमन है, उसको नहीं छोड़ेंगे, हम मिलिट्री ट्रेनिंग करेंगे दुश्मन के खिलाफ अफगानिस्तान सोल्जर्स की। यानी ये यूनिक फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं जो अपने बारे में कम बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं। और ये आपके व्यूअर्स को मैं याद कराता चलूं, ये मुल्ला मुत्तकी साहब 9 साल की उम्र में पाकिस्तान तशरीफ ले आए थे, महाजिर बन के, हिजरत करके, डिस्प्लेस होके, और फिर जवानी तक यहां रहे थे। और 96 और 2001 के दरमियान जो हुकूमत बनी थी पहली तालिबान की, जिसको सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई ने तस्लीम किया था,
वहां यहीं से ये वापस जाकर ये मुत्तकी साहब फॉरेन अपने कल्चर मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने थे। तो पाकिस्तान तो उनका दूसरा घर था, लेकिन जाते हैं जब इंडिया तो लैंग्वेज उनकी बोलते हैं कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये अनयूजुअल है और डिप्लोमेसी के इतना खिलाफ है कि हैरान होती है दुनिया। एक और चीज आखिरी बात मैं जरूर मेंशन करता चलूं, देखिए हिंदुस्तान ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट में कैसा स्विच किया है अपनी लॉयल्टी या यू टर्न जिसको कहते हैं कॉमन लफ्जों में। हिंदुस्तान कहता था कि हमारे जो एयरलाइन हमारी हाईजैक हुई थी एयर इंडिया, वो तालिबान ने किया था, हम बदला लेंगे। वो कहता था हमारा दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट मारा गया, उसका बदला लेंगे। हमारी एम्बेसी पर बॉम्बिंग की गई है, हम उसका बदला लेंगे। तालिबान औरतों के हकूक जो जितने पामाल करते हैं हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। ड्रग स्मगल करते हैं और कलेक्शन को वेपन, क्या सब इल्जाम इन पर थे। लेकिन जो ही उन्होंने देखा कि ये अगर हम इनको इस्तेमाल करें तो एक एलिमेंट पाकिस्तान के बैकयार्ड में एक दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाएंगे, हॉस्टिलिटी और टेंशन का हमारे तरफ से तवज्जो हट जाएगी। तो हमने सिर्फ कैश सप्लाई करना है, लड़ेगा हमारे बिहाफ पे कोई और। तो जैसे वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, ये स्ट्रैटेजी हिंदुस्तान ने अपनाई है। बड़ी बदकिस्मती है, मैं भी एग्री कर रहा हूं, मिस्टर जॉर्ज साहब भी यही कह रहे हैं कि देखें ये जो होती है ना, बट वो सब आखिरी बात इसके ऊपर ये है, ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर होती है इसके अंदर चॉइस ऑफ वेपन्स, चॉइस ऑफ प्लेस, चॉइस ऑफ टारगेटिंग, चॉइस ऑफ लोकेशन, ये टेररिस्ट के पास होती है। कोई भी दुनिया की फौज इस सस्टेन नहीं लड़ी गुरिल्ला वॉरफेयर के अगेंस्ट। आप एक मिसाल हिस्ट्री से मैं दे देता हूं कि 1954 से 1974 तक वियतनाम और अमेरिका की जंग हुई थी। 33 लाख वियतनामी मारे गए थे, सिर्फ 58,000 अमेरिकी मारे गए थे। वियतनाम फिर भी जीत गया 33 लाख और भागे, क्योंकि वो गुरिल्ला टैक्टिक्स कर रहे थे, वो अपनी स्पेस पर आने नहीं देते थे, वो अपनी टर्म्स पर लड़ते थे। तो मैं कोई खौफजदा नहीं कर रहा, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री या मिलिट्री स्ट्रैटेजी मुझे सारी हिस्ट्री को ज़हन में रखना होता है कि दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। हमें कोई वे फॉरवर्ड सऊदी अरब को डालें बीच में, चाइना को डालें बीच में, उनके बहुत इन्फ्लुएंस है। अभी हमने एक एग्रीमेंट किया सऊदी अरब से, उनको डिग्री ऑफ एश्योरेंस उनसे लेकर दें, क्योंकि इस वक्त हमारी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है। लेकिन सर कतर एग्रीमेंट भी तो आपके सामने है ना। कतर एग्रीमेंट का भी तो जो है वो यही हाल हुआ, अगर सऊदीया करेगा तो फिर भी यही हाल होगा। जॉर्ज साहब, जैसे अभी निशानदेही कर रहे थे खालिद साहब के हमें बैठना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान ने तो हमेशा डायलॉग की बात की है, लेकिन एक ऐसा मुल्क सर जिसपे कोई एतबारी ना हो, जिसपे कोई ट्रस्ट ना हो, और ऐसी गवर्नमेंट जो लेजिटिमेट ना हो, जो अवाम की नुमाइंदा जो है वो गवर्नमेंट ना हो, उन्होंने कब्जा किया हो, तो उनके साथ दुनिया कैसे चल सकती है कि जिसका पता ही ना हो कि अगर इंडिया पैसे देगा तो उसके साथ मिल जाएंगे, कि कोई और पैसे देगा तो उसके साथ मिल जाएंगे। देखें, जहां तक वो अवाम की नुमाइंदा होने का ताल्लुक है ना, तो वहां पे अफगानिस्तान में तो कोई भी हुकूमत जो थी अवाम की नुमाइंदा नहीं रही वहां पे बहुत सी दहाइयों से। वहां पे तो हमेशा वो जो हुकूमतें आई हैं और गई हैं, या तो लाए गए हैं या उन्होंने कब्जा किया है ना, वो तो उनकी बड़ी पुरानी है। वहां पे कोई डेमोक्रेसी तो कभी ऐसी थी नहीं ना, पहले बादशाहत थी और उसके बाद फिर डिक्टेटरशिप्स, अथॉरिटेरियन रिजीम्स ही चले हैं, और उसके बाद जंग के जरिए हुकूमतें चेंज हुई हैं। वहां पे तालिबान भी जंग के जरिए आए हैं, वो इलेक्शन से तो नहीं आया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो खैर वो तो चले, अब वो हमारा बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी है इस पे कि वो तो उनका अंदरूनी मामला है कि वो जैसे आते हैं, वो अफगान जो है ना, अफगानों पे है कि वो उनकी जो हुकूमत है वो कैसे आती है, वो वहां पे कौन सी हुकूमत काबुल में होती। हमारी बल्कि लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी ये भी थी कि काबुल में जो हो उसी के साथ हम बेसिकली ना डील करते हैं। तो वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो असल चीज है वो ये है कि इतने सालों से, इतनी दहाइयों से हम जो देख रहे हैं, वहां पे बेशक देखें करजाई की हुकूमत थी या अशरफ गनी की हुकूमत थी, या उससे पहले इवन सरदार दाऊद की, या बीच में जो नजीबुल्ला वगैरह जितने भी लोग आए हैं, बबरक कामल और जो ब्रशंस के थे, या उससे पहले भी आप ले लें, लिटरली कोई ऐसा वक्त नहीं था कि पाकिस्तान के साथ जो है ना कोई उनके बहुत ही ज्यादा कोई दोस्ताना ताल्लुकात रहे। हमेशा से एक बड़ा चैलेंजिंग रिलेशनशिप रहा है। लेकिन ये जो टेररिज्म का फेज एक आया है, जो कि बेसिकली हमने देखा कि पहले रशियंस के बाद जो रेजिस्टेंस शुरू हुई, जो रशियंस के आने के बाद उससे शुरू हुआ, और बतदरीज वो बढ़ता गया जो है, फिर ये टीटीपी जब शुरू हुई। अच्छा, हमारा ख्याल था कि अब ये तालिबान जो है, बिकॉज हमने पूरी दुनिया ये समझती है कि हमने इनको बड़ा सपोर्ट किया था उस वक्त जबकि बहुत मुश्किल में थे, और बात भी सच है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमने ये भी तारीख में देखा कि कभी भी उन्होंने इस चीज का कोई वो लिहाज नहीं किया या कोई एहसास नहीं किया। तो अब हमें जो करना पड़ेगा बेसिकली बिल्कुल प्रैग्मेटिकली, और मेरे ख्याल खालिद साहब ने भी उसी तरफ इशारा किया, और जिस तरह मैंने कहा, एक देखिए मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और जो है ना बेसिकली, और देखें और वो इस तरह की स्ट्रेटेजी होगी क्योंकि कोई फिक्स स्ट्रेटेजी भी नहीं आप इनके साथ कर सकते।
यू विल हैव टू सी कि मुख्तलिफ चीजें आपको उनके साथ ट्राई करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि किस किस चीज का क्या वहां पे असर हो रहा है, इस चीज पे जो आते हैं। बिल्कुल ये भी ठीक बात है कि और मुल्कों को अगर उसमें डालें, जिस तरह सऊदी है, जो कतर है, लेकिन आपने जो बात की वो भी अपनी जगह पे है कि वो तो मुआहदे वहां पे कतर में करके भी उसके बाद उस मुआहदे से भी वो मुकर गए, तो वो उस मुआहदे का पास उस तरह से नहीं किया, तो ये बिल्कुल आसान नहीं होगा इनके साथ डील करना, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि तारीख के तौर पे ये आसान नहीं रहा। कमोडर साहब ने इशारा किया था फर्स्ट अफगान वॉर की तरफ कि किस तरह जो है ना, फिर सेकेंड अफगान वॉर, और उसमें भी देखें ये हुआ एक ब्रिटिश एम्पायर जो दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था, वो जाके कब्जा तो बड़े आराम से कर लेते थे। जब उनकी फौजें गई हैं, उनको शुरू में जंगों में नहीं हराया, बाद में जो वो एम्बुश करते थे, वही जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, सेकेंड अफगान वॉर के बाद जो उनसे फिर बतदरीज जो उन्होंने हुकूमत ब्रिटिश ने वहां पे कायम की, वो नहीं चली, और उसके बाद तो फिर खैर ब्रिटेन वो एक बफर बीच में कायम करके तो फिर उसके थ्रू सारा चलाया। उसके बाद से देखे जब रशियंस आए तो फिर वही रेजिस्टेंस, फिर अमेरिकन आए तो वही, तो बिल्कुल एक तारीख है, और हमें मतलब उसमें जो है ना किसी तरह से नहीं घुसना कि हम एक ऐसी सिचुएशन कायम कर लेंगे। वही तो हम तो नहीं घुसना चाह रहे हैं ना, हम तो सर यही चाह रहे हैं कि हमारा जो है वो हमारा बॉर्डर स्क्वायर हो, हमारा जो मुल्क है उसमें दहशतगर्दी ना हो। सर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर दोबारा बात करेंगे ब्रेक के बाद। सर वेलकम बैक। खालिद साहब थोड़ा सा सर बताइएगा, जो हमारा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, और हमने लाइन ऑफ कंट्रोल भी मारी है, इंडिया के साथ भी बॉर्डर है, तो इनका जो मेन हथियार है, आप जैसे आपने भी एग्री किया, जॉर्ज साहब भी जो है इस पे एग्री हैं कि गुरिल्ला वार जो है ये लोग करते हैं, कन्वेंशनल वार के तो ये इस काबिल नहीं है। तो हमारा तो बॉर्डर पे पोस्टें हैं, मौजूद हैं, सब कुछ। आज भी हमने 50 दहशतगर्द मारे, जो दहशतगर्द जो है वो दाखिल होगा तो मारा जाएगा। हम तो ये नहीं चाहते कि कोई अफगानिस्तान पे हम कब्जा करें या कोई और चीज़ हो, हम तो अपने मुल्क का दिफा करना चाहते हैं। देखिए, हम तो किसी स्टेज पर, मैंने पहले भी आपको कहा कि हमारे तो डिजाइन में है ही नहीं जी। हम तो बाय चॉइस नहीं कर रही है सारा कुछ, हम तो बाय ऑब्लिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रास्ता नहीं छोड़ा गया। हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और जवानों की रोजाना लाशें आपने देखी उठ रही हैं, तो शहीदों का अपनी जगह है, लेकिन हम अपने मुल्क को इनसिक्योरिटी इस हद तक नहीं जा सकते। और ये सिर्फ ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ इनसिक्योरिटी ये सोल्जर्स के शहादतों से नहीं होती, यहाँ इकोनॉमी खराब होती है, यहाँ स्कूलिंग खराब होती है, बच्चे खौफजदा पैदा हो रहे हैं, टूरिज्म आपका खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट बाहर से लाने को तैयार कोई नहीं होता। तो हमें सिर्फ स्टैंड अलोन ये नहीं देखना कि चंद अफसर या जवान शहीद हुए, उन्होंने मुल्क की राह में कुर्बानी दे दी है, तो जनाब ये कुर्बानी अगले दिन के लिए अगली तैयारी करते हैं। आपका एक एनवायरनमेंट एक इनसिक्योर पैदा हो चुका है, दुनिया आपसे ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पाती आपके पॉलिटिकल और एक सोशल जो आपका एनवायरनमेंट होता है, तो उसकी कीमत बहुत दूर तक जाती है, आपकी डेवलपमेंट रुक जाती है, आपके लोकल इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता कि पता नहीं यहाँ पे कल को कोई आ जाएगा या टेक ओवर कर लेगा या रैंसम मांगेगा। तो मेरा ख्याल है हमने कॉन्सिक्वेंसेस को देखना है कि बहुत ज्यादा हम कीमत देते रहे हैं। हम चॉइस अभी भी मैं अर्ज कर रहा हूँ, और मिस्टर जॉर्ज साहब भी बिल्कुल यही ठीक कह रहे हैं कि हमें एक प्रैग्मेटिक, मोर रियलिस्टिक विद ऑब्वियसली जिसने फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो हमने साबित कर दी है। अगर उन्होंने किसी स्टेज पे हमें मिसरीड किया था कि पता नहीं पाकिस्तान रिस्पांस नहीं देता, हमने अपनी रिजॉल्व शो कर दी। अब जो हमारी पोजीशन है, मेरा ख्याल है इससे पहले कि हम एक मोर वैक्यूम क्रिएट करते जाएं हिंदुस्तान के लिए खास तौर पर, तो हमें बिगर पिक्चर देखनी चाहिए कि हमें कहां हम ज्यादा लूज कर रहे हैं, कहां हमें थोड़ा लूज करना है। तो एक प्रैक्टिकल, एक वायबल और एक फ्यूचरिस्टिक प्लान वन टाइम बनाना पड़ेगा। मुआहदे वायलेट होते रहते हैं, मुआहदे वायलेट होने का मतलब ये नहीं कि मुआहदे किए ना जाए, तो एक प्रेशर बिल्ड करते रहना चाहिए। एक क्रेडिबिलिटी की वजह से कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड पॉजिटिव निकल आएगा। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि फलां मुआहदा भी ब्रीच हो गया था, फलां एग्रीमेंट डिसऑनर हो गया था, फिर तो आपको करना ही नहीं चाहिए और फिर उसकी कीमत देते रहना चाहिए, जो कि बेस्ट ऑप्शन नहीं है मेरी नजर में। बिल्कुल ठीक है। जॉर्ज साहब, अभी सफारती हल्के सर क्या सोच रहे हैं? आपके राब्ते होते हैं लोगों के साथ और लोग इस सारी सूरत हाल को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं। खित्ते में चाइना मौजूद है, कतर अगेन जो है मैं कहूँगा कि वो मौजूद है, सऊदी अरब से की बात हुई कि सऊदी अरब जो है वो इंटरवीन कर सकता है, कोई एग्रीमेंट करवा सकता है। तो वे फॉरवर्ड सर क्या है फिर कि लोग इन्वॉल्व हों, मुख्तलिफ कंट्रीज इन्वॉल्व हों और बैठा जाए उनके साथ? देखिए, 3 अप्रोचेस जो सी चल रही हैं इस वक्त। एक तो बायलैटरल अप्रोच है। बायलैटरल अप्रोच में ऑफ कोर्स काइनेटिक पे एक एलिमेंट है, बट बाकी जो दूसरी मैंने लेवरेजेस बताई, इकोनॉमिक है, जो उसमें ट्रेड भी शामिल है, फिर इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज हैं, फिर जो हमारी जो एक डिप्लोमेटिक क्लाउड भी है रीजन में। दूसरी जो है वो एक रीजनल अप्रोच है जिसमें बाकी मुल्कों के साथ मिलके
और वो बहुत जरूरी है, वो भी स्ट्रॉन्ग जोन्स है चाइना के साथ। देखिए चाइना का भी वहां पे एक इन्फ्लुएंस है, रशिया का भी एक इन्फ्लुएंस है। रशिया वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसने उनको पूरी तरह से तस्लीम किया है, डिजोर जिसको कहते हैं ना, बाकी उन्होंने तो डिफेक्टो किया है। तो इसी तरह जो ईरान के साथ भी उनका एक बहुत तारीखी ताल्लुक है, और ईरान भी बहुत ज्यादा वहां से सफर कर चुका है, वहां से जो दहशतगर्दी इमर्ज करती है। तो एक तो रीजनल फिर हमें और भी ज्यादा रोबस्ट डिप्लोमेसी अपनी करनी पड़ेगी। फिर एक जो है बिल्कुल इंटरनेशनल, हमें वेस्ट में भी ज्यादा जो है ना ये और भी बाबर कराना कि देखें अफगानिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वो सिर्फ हमारे लिए खतरा नहीं है, इस रीजन के लिए खतरा नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है, जिस तरह पहले भी हुआ था। देखिए पहले वो अमेरिकन तो सब कुछ छोड़ के चले गए थे, उन्होंने कहा जी हमारा तो ये मसला नहीं है, आप संभालें इसको। और बाद में क्या हुआ, फिर उसका नतीजा वो निकला 9/11 की सूरत में। तो इस पे फिर एक इंटरनेशनल अप्रोच जिसमें कि यूनाइटेड नेशंस भी शामिल होगी, जहाँ पे मैंने कहा कि इस वक्त हमारी प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा एक जो है नुमाया है, क्योंकि हम यूएनएससी के जो मेंबर्स हैं इस वक्त, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो आपको पता है सिर्फ 15 मेंबर होते हैं दुनिया में, 5 परमानेंट है और बाकी 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो हमें देखें, हमें अपनी सारी जो स्ट्रेंथ्स है ना वो सब इस्तेमाल करनी होगी, और बहुत ही डेफ्टली कैलिब्रेट करना होगा ये, क्योंकि ये कोई किसी इसका कोई भी, जिस मैंने कहा, कोई सिल्वर बुलेट नहीं है किसी किस्म की, कोई एक मतलब जो सा ना कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम कहें कि बस इस पे चलें तो ये हो जाएगा। इसमें जो सा ना एक बहुत ही ज्यादा जो है ना सफारती महारत भी चाहिए, फिर बाकी ये भी चाहिए कि हम बहुत ज्यादा जो अपनी बाकी जो हमारी लेवरेजेस हैं उनको, उनका भी राइट मिक्स जो है इस्तेमाल करें बिल्कुल। और फिर जो हमारी जाहिर है कि दुनिया में जो सफारती सपोर्ट है, जो हमारे ताल्लुकात जिस तरह मैंने कहा चाइना के साथ, जो रशिया जो है और ईरान रीजन में, और बाहर जो जिन मुल्कों के साथ उनका भी इन्फ्लुएंस है, अगर कतर है, यूएई है, सऊदी है, तो बिल्कुल वो मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात देखें इस वक्त जो है हम जो है ना नहज पे हैं, पहले से भी ज्यादा है। तो ये सारे पाकिस्तान के जितने भी, और हमारे पास इस किस्म के जो मैं रिसोर्सेज कह रहा हूँ या इस किस्म की जो लेवरेजेस कह रहा हूँ वो कोई कम नहीं है, लेकिन हमें उनको सब बहुत ही पहले से भी बेहतर इस्तेमाल करना होगा। ठीक है खालिद साहब, एक लास्ट कमेंट सर आपसे चाह रहा हूँ कि सीज फायर का फ्यूचर क्या है सर? आज 24 घंटे तो गुजर गए हैं, 48 घंटे का सीज फायर है सर। ये पार्शल मेरा ख्याल है मिनिस्टर साहब ने और मैंने जवाब दिया कि देखिए हमें मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। जो मुल्क हमें ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीज फायर करें, उनको ये हमें कहना चाहिए कि हमें परमानेंट इसको कन्वर्ट करेंगे प्रोवाइडेड ये हो, और उसके अंदर डिग्री ऑफ एश्योरेंस कहनी चाहिए और एक कंफर्ट जोन में पाकिस्तान को ऑपरेट करना चाहिए। और डिग्री ऑफ एश्योरेंस का मतलब ये है कि आप उनसे कहें कि अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो हमें बता दें, अगर आप नहीं रोक सकते, और अगर आपकी विल नहीं है तो वो भी हमें बता दें, और अगर आप दोनों हैं तो फिर हम क्या, आप हमारे लिए क्या खिदमत कर। तो ये सारा आपको बिठाकर करना पड़ेगा, स्टैंड अलोन नहीं हो सकेगा। और जब आप वे फॉरवर्ड डिसाइड कर लेंगे तो फिर आप एक लिबर्टी ऑफ एक्शन उनसे ले लें कि अगर आप ऐसा हुआ और आपकी कैपेबिलिटी ना हुई तो फिर हमें इजाजत दे दें, हम फिर आकर छोटा मोटा जो सबक सिखाना होगा, जिसको सिखाना होगा सिखाने की इजाजत दे दें। मेरा ख्याल इस तरह की खालिद साहब बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। जौहर साहब आपका शुक्रिया। बात सिर्फ इतनी किया है कि अब पाकिस्तान ने दो टोक बात करनी है कि अगर अफगानिस्तान चाहता है अमन कायम रखना तो पाकिस्तान तैयार है, वरना फिर तैयार रहे। ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।